बहू के रोज़-रोज़ के ताने और जहर भरी बातें सुन सुनकर बेचारी बुढ़ापे की चौखट पर पांव रखती ममता जी का शरीर एकदम सूख कर काटा हुए जा रहा था। वो हमेशा इसी दुख में डूबी रहती थीं कि इस अभागी माँ की किस्मत ही खराब है। तभी बहू के चिल्लाने की आवाज़ से वो अपनी सोच की चेतना से बाहर आ जाती हैं। पूरा दिन कुछ काम धाम तो है नहीं, बस बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती हो। कम से कम इतना तो काम कर लिया करो कि खाते समय ये ना लगे कि मैं हराम का खा रही हूँ। ममता जी की बहू विमला ने उनके हाथों से रोटी छीनते हुए कहा, दिखाई नहीं दे रहा है तीनों बाथरूम कितने गंदे पड़े हैं, पहले उन्हें साफ करके आओ, उसके बाद ही कुछ खाना। ममता जी बहू की तरफ भीगी आंखों से देखते हुए बोली, बेटा मैंने कल रात को भी कुछ नहीं खाया था, मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए बहुत भूख लग रही है, थोड़ा कुछ खा लूँ फिर सारा काम कर दूंगी, तुम बस बताती रहना। इतने में उनकी बहू चिल्लाते हुए बोली, बताती रहने का क्या मतलब है, मैं क्या सारा दिन तेरी तरह खाली पड़ी रहती हूँ घर में? अरे ये बड़ी बड़ी आंखें क्या मुझे दिखाने के लिए दी हैं भगवान ने तुम्हें? खुद देख नहीं सकती कि क्या क्या काम पड़ा हुआ है? पहले जाकर सारा काम खत्म करो, उसके बाद ही कुछ खाने पीने का सोचना। इतना कहकर विमला अपने कमरे से पर्स और मोबाइल लेकर बड़बड़ाते हुए घर से बाहर निकल गई। पूरा दिन कुछ करना धरना तो है नहीं, बस खाने के नाम पर देखो घर का आधा राशन खत्म कर देती हैं। विमला के जाने के बाद ममता जी ने घर के सबसे पहले तीनों बाथरूम साफ किए, फिर पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाने के बाद किचन में पड़े हुए सारे बर्तन साफ करने लगती हैं। बस कपड़े सुखाना बाकी रह गया था। उन्हें इतनी ज़ोरों से भूख लगी थी कि उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने सोचा कि बहू जब तक आएगी तब तक तो सारा काम हो ही जाएगा, मैं कह दूंगी कि पहले काम किया था फिर कुछ खाया था। ये सोचकर धुले हुए कपड़े बाल्टी में रख कर किचन में गई तो देखा किचन में कुछ खाने को था ही नहीं। ममता जी के हाथों से जो रोटी छीनी थी विमला वो भी गाय के सामने डालकर चली गई थी। ममता जी को भूख तो तेज़ लग रही थी। उन्होंने किचन में ढूंढा तो उन्हें खाने को कुछ भी नहीं मिला। वैसे तो ममता जी खुद भी कुछ बनाकर खा सकती थीं, लेकिन विमला हमेशा किचन की अलमारी को ताला लगाकर रखती थी। फिर ममता जी की नज़र फ्रिज के ऊपर रखी हुई ब्रेड पर गई। उसे उठाकर देखा तो उसमें सूखी हुई एक ही ब्रेड थी और उसमें से भी कुछ बदबू सी आ रही थी, पर भूख के आगे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसी सूखी ब्रेड को पानी में भिगो भिगो कर उन्होंने अपने पेट की भूख को शांत किया और फिर करके घर के काम निपटाने लगी। घर के सारे काम निपटा कर बस कपड़ों को सुखाकर अंदर कमरे में जाकर बैठी ही थीं कि तभी उनकी बहू तमतमाती हुई आई और अपनी सास ममता जी के बाल खींचती हुई बोली, हराम का खाते खाते बुढ़ी अब तुझे चोरी करने की भी आदत हो गई है। ममता जी को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अपने बालों को बहू के हाथ से छुड़ाते हुए बोली कि तुम ये सब क्या बोल रही हो और ये किस तरह की बदतमीजी कर रही हो? ये तुम चोरी चोरी क्या बोल रही हो? अरे देखो तो जरा मेरे पैसे चुराकर कितनी सीधी बन रही है। रुक बुढ़िया, तेरी आज अच्छे से खबर लेती हूँ। तो ऐसा नहीं सुधरेगी, जब तक तो तुम मुझे मेरे पैसे नहीं लौटा देती मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं। ममता जी ने डरते हुए कहा, पर बहू मैंने क्या किया है, कौन से पैसे? इतने में उनकी बहू बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए बोली, वही पैसे जो तूने मेरे पर्स से निकाले हैं, पूरे 2,000 थे। अगर मुझे मेरे पैसे वापस नहीं दिए तो रोटी का एक टुकड़ा भी तुझे नहीं दूंगी। अपनी बात कहकर वो अपने कमरे में चली गई। ममता जी की आंखों में आंसू लिए वहीं खड़ी की खड़ी रह गईं। बहू ने जो आरोप ममता जी पर लगाया उसे सुनने के बाद ममता जी अवाक रह गई थीं। थोड़ी देर बाद जब अपने विचारों से बाहर आईं तो सामने अपने पति की तस्वीर देखकर खुद को रोक नहीं पाईं और अपनी पुरानी यादों में खोई हुई और अधिक पीड़ा का वो अनुभव कर रही थीं। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो तस्वीर को निहारती हुई बोली कि संजय के पिता, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? किसके सहारे जीऊँ मैं? मेरे जीने की कोई वजह मुझे नज़र नहीं आती। काश भगवान मुझे आपके साथ ही ऊपर बुला लेता। इतना कहकर ममता जी अपने पति की तस्वीर को सीने से लगाए रोते रोते ही सो गई। जब उनकी आंखें खुली तो तब तक शाम हो चुकी थी। ममता जी ने देखा अभी तक तो बहू ने खाने का कुछ भी नहीं बनाया था। उन्हें खाना खाए हुए 24 घंटे भी ज़्यादा बीत चुके थे। थोड़ी देर बाद जब वो बरामदे में आई तो देखा बहू ने खाना बना लिया था। उन्होंने खाना मांगा तो बहू ने साफ मना कर दिया, जब तक मेरे पैसे मुझे नहीं मिलते तब तक तुझे रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं दूंगी। उन्होंने कहा कि बहू वो पैसे मैंने नहीं लिए हैं, पर उसने एक ना सुनी और वहाँ से चली गई। वो कभी कभी सोचती कि मैं ये सब बातें अपने बेटे संजय को बता ही देती हूँ। फिर सोचती कि अगर संजय को ये सब पता चलेगा तो वो पता नहीं क्या करेगा। यही सोचकर हमेशा रुक जाती थी कि मेरा क्या है, कुछ दिन के मेहमान हूँ, क्या पता ईश्वर के घर से कब बुलावा आ जाए, फिर मैं अपने बेटे के परिवार के टूटने का कारण कैसे बन सकती हूँ। रात होते ही बेटा ऑफिस से घर आया तो अपनी माँ को देखकर बोला, माँ क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप इतनी कमज़ोर क्यों लग रही हैं और आपका चेहरा भी पीला पड़ा हुआ है? बेटा वो मैंने कल रात से
इतने में ही बहू आ गई और बोली, अरे आप आ गए। आप बिल्कुल भी माँ जी की चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। ममता जी भूख के कारण अपने बेटे से कुछ कह न सकी और बोली, बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जाओ खाना खाकर आराम कर लो, मैं भी सोने जाती हूँ। बेटा कुछ पूछता इससे पहले ही विमला बोली, आप हाथ धोकर आ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। संजय हाथ मुँह धोकर आया और जैसे ही खाना खाने बैठा तो कहा, सुनो माँ की तबीयत खराब है क्या? विमला बोली, नहीं तो, अभी शाम को ही तो पार्क से आई हैं, बच्चों के साथ आज कुछ ज़्यादा ही भाग दौड़ कर ली है, शायद बुढ़ापे का शरीर है इसलिए थक गई होंगी। अच्छा माँ ने खाना खाया? वो गला खकारते हुए बोला, हाँ शाम को पार्क से आते ही खा लिया था, अब वो खा पी कर आराम से सो गई होंगी। उधर ममता जी का भूख से बुरा हाल था। तब याद आया कि बचपन में वो गरीब बच्चों की कहानी संजय को सुनाती थी, जिनके पास खाने की रोटी तक नहीं थी, तो वो बच्चे पेड़ पर कपड़ा बांधकर सो जाते थे। इससे उन्हें भूख का एहसास नहीं होता था। ममता जी ने अलमारी में से अपने पति का गमछा निकाल कर उसे भिगोकर पेट से बांध लिया था और देर रात करवटें बदलते बदलते सो गईं। सुबह जागी तो उनसे उठा न गया। कमजोरी के कारण उन्हें बहुत चक्कर आ रहे थे। फिर वो किसी तरह हिम्मत जुटाकर उठी और झाड़ू बर्तन करने लगी। संजय को आज किसी मीटिंग में जाना था, इसलिए वो सुबह जल्दी उठ गया था। उसने ममता जी को काम करते हुए देखा तो बोला, माँ आप ये सब काम क्यों कर रही हो? आप ये सब काम मत किया करो और आप सब बस आराम करो। अब आपकी ये उम्र काम करने की नहीं है, बल्कि आराम करने की है। ये सब काम विमला कर लेगी। संजय के सामने विमला कुछ नहीं कह सकती थी, तो वो बोली, हाँ माँ जी आप आराम कीजिए, ये सारे काम मैं कर लूँगी। फिर बहू धीरे से ममता जी के पास आकर बोली, बहुत दिखावा कर रही है बुढ़िया, अभी तेरी अकल ठिकाने नहीं आई है, लगता है आज भी तुझे भूखा ही मरना है। इतने में संजय बोला, अच्छा सुनो, मेरे पर्स से 2,000 रुपये ले लेना, कल मुझे ज़रूरत थी इसलिए मैंने तुम्हारे पर्स से निकाल लिए थे। ममता जी ने भी सब सुन लिया था और कहा, देखा बहू, मैंने कहा था ना, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। वो अपनी गलती को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए बोली, हाँ हाँ ठीक है, बना रही हूँ खाना, अभी खा लेना, जितना ठूसना है ठूस लेना। बातें तो ऐसे कर रही है जैसे एक दिन में ही जैसे प्राण निकल गए हों। अपनी इस दुख भरी जिंदगी को केवल अपने बेटे के खातिर वो जिए जा रही थी, पर अब धीरे धीरे उनकी सहन शक्ति जैसे खत्म होती जा रही थी। बहू खाना बना रही थी तो संजय ने कहा, माँ आप भी मेरे साथ बैठकर नाश्ता कर लीजिए। विमला ने बड़े टेस्टी आलू के पराठे बनाए हैं। ममता जी की तरफ विमला ने घूर कर देखा तो ममता जी के बढ़ते हुए कदम वहीं रुक गए। संजय ने कहा, माँ आप वहीं क्यों रुक गई? आइए ना, मेरे साथ बैठकर आप भी नाश्ता कर लीजिए। ममता जी बोली, नहीं बेटा, तुम्हें तो जल्दी ऑफिस निकलना है, मेरा क्या है, मैं तो घर पर ही हूँ, तो बाद में आराम से खा लूँगी। संजय नहीं माना और जिद करके ममता जी को अपने साथ नाश्ता कराने के लिए बिठा दिया और वो नाश्ता करने लगी। संजय को देर हो रही थी तो लंच पैक करवा कर निकल गया। ममता जी के सामने प्लेट में रखे आलू के पराठे उठाकर रात की बची हुई रोटी रखते हुए विमला बोली, ये रोटी खा लो, इतना नहीं मेरे पास बर्बाद करने के लिए कि इन रोटियों को कचरे में डालूं, इससे अच्छा है तुम ही खा लो। पराठे उठाकर वो रसोई घर में चली गई और ममता जी आंखों में आंसू और दिल पर बोझ लिए बैठी रहीं। अब और सहन नहीं कर पा रही थीं। उन्होंने अपने आंसू पोंछते हुए वो रोटी उठाई और एक कागज़ में रोटी को लपेट कर कमरे में चली गईं। उधर विमला अपनी ही मस्ती में मस्त थी, उसे तो कोई होश ही नहीं था। वो मज़े से अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी करने चली गई। जब वो वापस आई तो ममता जी घर छोड़कर जा चुकी थी। उन्होंने घर में किसी को भी कुछ नहीं बताया था, बस अपने पति की तस्वीर ली और घर से निकल गई। विमला घर आते ही घर को गंदा देखकर चिल्लाने लगी, कहाँ मर गई बुढ़िया, घर का ज़रा काम बोल दो, वो भी नहीं किया जाता। जब उसे कोई उत्तर नहीं मिला तो उसने पूरे घर में देखा और जब घर में उसे कोई नहीं मिला तो कहने लगी, इस बुढ़िया की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि मुझे बिना बताए ही चली गई। आने दो इसे, आज इतनी इसकी सारी हैकड़ी निकालती हूँ। अब धीरे धीरे शाम होने लगी और संजय के वापस आने का घर आने का समय भी हो गया, लेकिन अभी तक ममता जी का कुछ अता पता नहीं था। अब विमला को डर लग रहा था। उसे डर इस बात का था कि अगर संजय के आने से पहले ममता जी का पता नहीं चला तो संजय उससे पूछेगा ज़रूर कि उसकी माँ कहाँ है, तो वो क्या जवाब देगी। जब वो कहेगा कि उसकी माँ कहाँ चली गई और क्यों चली गई, आखिर उन्हें यहाँ किस चीज़ की कमी थी। अब संजय किसी भी समय घर पर आने वाला था, लेकिन ममता जी घर में थी ही नहीं और वो घर में आते ही सबसे पहले उनसे मिलने उनके कमरे में जाता था। विमला को ये बात अच्छे से पता थी, जिसके कारण उसका मन और भी ज़्यादा घबरा रहा था। जैसा विमला सोच रही थी, संजय ऑफिस से आते ही अपनी माँ से मिलना चाहता था। जब उसे बरामदे में नहीं मिली तो वो उनके कमरे में गया, लेकिन ममता जी वहाँ भी नहीं थी। अब वो विमला से पूछने लगा, विमला माँ कहाँ है? वैसे तो वो कहीं नहीं जाती हैं, पर आज कहाँ गई हैं? विमला थोड़ी देर तो चुप रही, लेकिन संजय ने फिर से पूछा, विमला मैं कुछ पूछ रहा हूँ, माँ कहाँ है? विमला डरते डरते बोली, मुझे नहीं पता कि माँ कहाँ है।
संजय विमला की तरफ घूरते हुए बोला, मुझे नहीं पता, इसका क्या मतलब? वो मैं आज अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी में गई थी। संजय गुस्से में तमतमाते हुए बोला, क्या कहा? तुम और वो भी किटी पार्टी में? विमला, एक चीज़ अच्छे से समझ लो, अगर आज मेरी माँ को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। इतना कहकर वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल गया। अपने पड़ोसियों से पूछा, लेकिन किसी को भी ममता जी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जब पड़ोसियों को ममता जी के घर छोड़ने की बात पता चली तो उनसे ना रहा गया। उन्होंने संजय को बताया कि विमला किस तरह से अपनी बूढ़ी सास पर अत्याचार करती है, कैसे उनसे घर के सारे काम करवाती है, और तुम्हारे जाने के बाद तो उन्होंने गालियाँ भी सुनाती है। 2 दिन तक उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं देती है, और कभी कभार तो वो भूख की वजह से पेट पर कपड़ा बांधकर सोती थी। इतना करने के बाद भी उसका मन नहीं भरता तो वो उन्हें बाल पकड़कर घसीटते हुए कितनी बार मारती है। ये सब पड़ोसियों ने देखा था अपनी आंखों से। आज पड़ोसियों ने सारी सच्चाई संजय को कह सुनाई थी। इतना ही नहीं, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी माँ को बाल से खींचते हुए ज़मीन पर गिरा भी देती है। हमने कई बार तुम्हारी पत्नी से बात करनी चाहिए, लेकिन तुम्हारी माँ ही बीच में आ जाती थी कि बात बढ़ेगी तो संजय को भी पता चलेगा, और मैं उसका परिवार नहीं तोड़ना चाहती। ये सब सुनकर जैसे संजय के तो पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके रहते उसकी नाक के नीचे उसकी पत्नी उसकी माँ पर इतना अत्याचार करती है, और उसे आज तक भनक तक नहीं लगी। ये सब बात सोचते सोचते वो अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़ा। जब उसे उसकी माँ आसपास कहीं नहीं दिखाई तो उसने सोचा कि अगर माँ वापस अपने गांव जा रही होंगी तो या तो वो रेलवे स्टेशन पर होंगी या बस स्टेशन पर। जब रेलवे स्टेशन पर माँ नहीं मिली तो वो तुरंत उसने अपनी गाड़ी बस स्टेशन की ओर घुमा दी। गाड़ी से उतरते ही दौड़ता हुआ वो बस स्टेशन पर गया और इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नज़र बेंच पर बैठी माँ पर पड़ी, जो अपनी साड़ी के पल्लू से आंसुओं को पोंछते हुए रात की बासी रोटी खा रही थी, जो सुबह उनकी बहू ने प्लेट में डाली थी, जो अब पूरी तरह से सूख चुकी थी, जिन्हें चबाने में ऐसा लगता था जैसे सारे दांत निकलकर बाहर गिर जाएंगे। फिर भी भूखे पेट तो इंसान पत्थर भी चबा ले, ये तो फिर भी रात की रोटी थी। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह जा रहे थे। संजय ने उन्हें देखा तो दौड़ता हुआ उनके पास गया और गले लगाकर रोने लगा। मुझे माफ़ कर दो माँ, सब मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे सब पता चल गया है। वो रोते रोते बोला, पर आपने मुझसे कभी कुछ क्यों नहीं बताया? क्या आपको अपने बेटे पर भरोसा नहीं था? ममता जी बोली, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, पर मैं अपने बेटे का परिवार नहीं तोड़ना चाहती थी। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। संजय ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, माँ आप मेरे साथ अपने घर चलिए। ममता जी बोली, नहीं बेटा, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन मैं घर नहीं आ सकती। मुझसे अब ये सब सहन नहीं होता, मुझसे नहीं सहा जाता, मैं उन अत्याचारों को सहकर थक चुकी हूँ। संजय फिर भी बहुत समझा बुझाकर उन्हें घर लेकर पहुँचा। जैसे ही घर पहुँचा तो सामने विमला खड़ी थी। संजय का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो तेज़ी से विमला के पास जाकर उसको 3-4 थप्पड़ मारकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा करने की? मैंने तुम्हें मेरा परिवार संभालने की जिम्मेदारी दी थी, पैसे उड़ाने और घर तबाह करने की नहीं। मेरे पापा के जाने के बाद मैंने बस इतना ही तो कहा था कि मेरी माँ का ध्यान रखना, पर तुमने मेरी माँ के साथ इतना बुरा व्यवहार किया। अरे मांगती ही क्या थी मेरी माँ तुमसे? सिर्फ 2 टाइम की रोटी। नहीं चाहिए मुझे ऐसी पत्नी जो मेरी माँ को माँ नहीं जानवर समझती हो। अरे 2 दिन अगर कोई जानवर भी हमारे साथ रह जाए तो हमें उससे भी लगाव हो जाता है, और ये तो मेरी माँ है। तुम्हारे हाथ नहीं कांपे मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करने से पहले? छोड़ो, तुम जैसी निर्लज्ज और औरत को समझाना ही बेकार है। तुम निकल जाओ अभी के अभी मेरे घर से, और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। अपनी माँ का ध्यान मैं खुद रख सकता हूँ। विमला उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी, बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ। संजय ने उसे पैरों से उठाकर घर से बाहर कर दिया। विमला दरवाजे पर खड़ी रोए जा रही थी। ममता जी ने बहुत कोशिश की कि संजय को समझाने की। वो विमला से बोला, देख बेशरम, देख इसे कहते हैं प्यार, जो तेरे इतने बुरे व्यवहार के बाद भी मेरी माँ तेरे साथ बुरा होते नहीं देख पा रही हैं, और तुम मुझसे प्यार का दावा करती है। अगर तुम मुझसे प्यार करती तो मेरी माँ से भी प्यार करती, जिनसे मैं इतना प्यार करता हूँ। तुम उनसे इतनी नफरत नहीं करती। विमला को अपनी अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो फूट फूट कर रोने लगी और बोली, माँ जी आप समझाइए ना संजय को, आज के बाद मैं कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ममता जी ने संजय को समझाया, बेटा घर की इज्जत घर में ही अच्छी लगती है, घर के बाहर नहीं। माफ़ कर दो इसे, और अगर इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। अगर हम भी वही गलती करेंगे तो इसमें और हमारे में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, और अब इस बुढ़ापे में मैं तेरी गृहस्थी टूटते हुए नहीं देख पाऊंगी। संजय ने कुछ नहीं कहा और कमरे में चला गया।
ममता जी ने विमला को घर के अंदर बुलाया और समझाया कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कहते हुए आश्वासन दिया। फिर ममता जी भी अपने कमरे में चली गईं। जैसे ही सुबह हुई, संजय ने उठकर देखा कि बरामदे में उसकी माँ बैठी हुई हैं, चाय के साथ गर्मा गर्म आलू के पराठे खा रही हैं। वो उठा और तैयार होकर ऑफिस चला गया, पर वो अब लंच के समय फिर घर आया करता था, ये देखने कि माँ ने सही से खाना खाया है कि नहीं और वो ठीक है कि नहीं। अपनी पत्नी की ऐसी हरकतों को देखने के बाद संजय अंदर ही अंदर बहुत टूट गया था। लेकिन अब विमला पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वो अपनी सास की पूरी तरह से सेवा करने लगी थी। ममता जी की दवाई, कपड़े, उनका खाना पीना, हर चीज़ का ध्यान रखने लगी थी। धीरे धीरे संजय ने भी उसके बदले हुए स्वभाव को देखते हुए उसे माफ़ कर दिया और फिर खुशी खुशी उनकी गृहस्थ आगे बढ़ने लगी। दोस्तों, माता पिता तो भगवान का वो आशीर्वाद होते हैं जो हमारे सर पर आई हुई हर बलाओं को दूर रखते हैं। जिनके घर में माता पिता बुजुर्ग होते हैं, उनके परिवार में खुशियाँ और उन्नति बरकरार रहती है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।